कल दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल शाम 5 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से कल उनकी मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त बिजली की मांग रखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गर्मी के मौसम में उत्तराखंड में बिजली की किल्लत हो जाती है। मुख्यमंत्री की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात होगी। ऑनलाइन पर है हमारे संवाददाता विनोद, वो ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस यात्रा के बारे में? मंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस बार उत्तराखंड में जिस तरह से गर्मी के सबसे ज्यादा अंदेशे को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि गर्मी बढ़ सकती है, तो ऐसे में जो बिजली का जो किल्लत होगी वो सबसे बड़ा एक रूप यहाँ पर ले सकता है। उसी संदर्भ में कल मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे और जिस तरह से अतिरिक्त बिजली देने की बात हो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि बिजली की किल्लत हर सीजन में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बारिश कम हुई है और बारिश के कम होने के अंदेश से यह ऐसा जताया जा रहा है कि इस बार काफी गर्मी बढ़ सकती है और काफी गर्मी बढ़ेगी तो बड़ी मात्रा में बिजली की किल्लत लोगों के सामने हो सकती है। उसको लेकर किस तरह से जो एक्स्ट्रा बिजली उत्तराखंड को देनी है उसको लेकर बातचीत करेंगे और उसके अलावा कई ऐसे केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे अलग अलग विषयों को लेकर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात होगी और उसके अलावा चाहे उत्तराखंड में बिजली की किल्लत हो या फिर जो अतिरिक्त बिजली उत्तराखंड को चाहिए उसको लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अलग अलग मंत्रियों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुलाकात होगी वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुख्यमंत्री की होगी। राजेंद्र, ठीक है विनोद, हमारे साथ बने रहिए आप। सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य की कई योजनाओं को लेकर भी कल मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, लेकिन मुख्य मुद्दा ऊर्जा का, बिजली कटौती का। एक बड़ी अपडेट देहरादून से है। जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने केंद्र को 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। राहत पैकेज में 1000 करोड़ विस्थापन के शामिल हैं। 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे कामों के लिए दिए गए। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस बात की जानकारी दी है। जोशीमठ आपदा को लेकर यह बड़ा अपडेट। 1000 करोड़ राहत पैकेज में विस्थापन के लिए शामिल किए गए हैं। 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे कामों के लिए रखे गए हैं और यह जानकारी दी है सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने। ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा और 1000 करोड़ की हमने बजट प्रोविजन रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं। लेकिन हमने 1000 करोड़ की बजट प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं और यदि इससे ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो फिर उसको कंटीजेंसी से मीट आउट किया जाएगा। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस प्रस्ताव के बारे में और 2000 करोड़ रुपयों का जो पैकेज तैयार किया गया है उसके डिटेल्स के बारे में। पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी देहरादून से। पंकज, 1000 करोड़ विस्थापन के लिए, 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और क्या इस बात का भी अनुमान है कि केंद्र सरकार इससे ज्यादा भी कुछ स्वीकृत कर सकती है राशि? देखिए, सरकार की ओर से जो प्रस्ताव 2000 करोड़ रुपए का भेजा गया है वो पीएमओ में विचाराधीन है और ऐसा जानकारी मिल रही है कि सरकार संभवतः उसके सापेक्ष कुछ धनराशि राज्य सरकार को जल्द दे सकती है। हालांकि इसमें अभी कितनी धनराशि राज्य सरकार को मिलनी है ये पीएमओ में समीक्षा के बाद पता लगेगा। एनडीएम में और उसके साथ साथ जो केंद्रीय आपदा प्रबंधन की टीमें हैं जिन्होंने सर्वे यहाँ किया था वो उसके जो रिपोर्टें तैयार की हैं कितना नुकसान जोशीमठ में हुआ है उसके आधार पर केंद्र सरकार उसका आकलन करेगी। उसके बाद राज्य सरकार को इसका पूरी तरह से धनराशि आवंटित की जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए का एक जो आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। ये जानकारी जो नियोजन सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम उन्होंने दी है। उनका ये भी कहना है कि लगातार पीएमओ से संपर्क भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से मॉनिटरिंग उसमें की जा रही है, क्योंकि जो 8 एजेंसियां थी जिन्होंने जोशीमठ में आपदा को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राहत पैकेज का ऐलान राज्य सरकार के लिए करेगी। फिलहाल क्योंकि राज्य सरकार ने अपने स्तर से जो मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था उसके आधार पर लोगों को वहाँ पर विस्थापन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अन्य तमाम चीज़ों के लिए मुआवजा बांटा जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि केंद्र की ओर से जो पैकेज मिलना है, क्योंकि सरकार की भी निगाहें वहाँ टिकी हुई हैं कि केंद्र अगर जोशीमठ आपदा के लिए लोगों के लिए राहत पैकेज उत्तराखंड सरकार को दे देती है तो फिर यहाँ के तमाम जो लोग हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घरों में दरारें हैं, जिनके घर रहने लायक नहीं रहे हैं, उस आधार पर फिर राज्य सरकार राहत पैकेज में और थोड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। उम्मीद यह है कि लगभग अगले हफ्ते तक राज्य सरकार को केंद्र
केंद्र से कुछ पैकेज के तौर पर मिल सकता है। पूरी धनराशि जो 2000 करोड़ रुपए की है वो एक मुश्त एक बार में राज्य सरकार को नहीं मिलेगी। उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर सरकार किस्त देती है तो 500 करोड़ रुपए के साथ से कुछ धनराशि राज्य सरकार को देगी और उसके बाद राज्य सरकार जो जोशीमठ आपदा प्रभावित लोग हैं उसके लिए मुआवजे का ऐलान करेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार अपने स्तर से जो वहाँ के जोशीमठ के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको राहत सामग्री, राहत पैकेज के तौर पर धनराशि आवंटित कर रही है। लेकिन जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, जिस पर केंद्र की ओर से खुद पीएमओ की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके सापेक्ष राज्य को कितना पैसा मिलता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पैकेज में 2000 करोड़ अगले हफ्ते रखे गए हैं, कुछ राशि जो है वो मिल सकती है, स्वीकृत हो सकती है पीएमओ की तरफ से, केंद्र की तरफ से। और 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। दरअसल गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इस बार कांग्रेस, बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन सहित कई चुनौतियां पुलिस के सामने गैरसैंण में रहने वाली है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था पहले ही की जा रही है। गैरसैंण में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 6 कंपनी पीएसी की तैनात रहेगी। पुलिस के बड़े अधिकारियों को यहां पर जिम्मेदारियां दी गई। ये अभी कुछ दिन पूर्व माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसमें गोष्ठी लिया गया सारे अधिकारियों के और पुलिस अधिकारियों के भी, तो वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हमने इस बार, क्योंकि मेन चीज़ है यातायात को नियंत्रित करना, जो धरना जुलूस है जो चिन्हित जगह है वहाँ पर ही रहे और यातायात बाधित ना हो। इसके लिए हम लोगों ने कर्णप्रयाग से सिमली होते हुए तो द्वालिखाल होते हुए बैराड़ी सैंड को जाएंगे, वहाँ एक बैरियर हमने सिमली में बढ़ा दिया ताकि वो दबाव को कम किया जा सके। चलिए आपको देहरादून लिए चलते हैं। इस सत्र के बारे में, इसकी तैयारियों के बारे में, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में और जानकारी देंगे पंकज राणा। इस वक्त हमारे सहयोगी वहाँ से सीधा कनेक्ट है। पंकज, निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां हैं जिसका जिक्र मैंने अभी दर्शकों के सामने किया और एक वक्तव्य भी हमने दिखाया, लेकिन आपको क्या जानकारी है, व्यवस्था कैसी रहेगी वहाँ पर? देखिए, क्योंकि गैरसैंण की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का गैरसैंण का जो सत्र है वो 13 मार्च से शुरू हो रहा है और ये 18 मार्च तक प्रस्तावित है। उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से सरकार भी बजट सत्र की तैयारियों में जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा का होता है। सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद कर दी गई हैं। अलग अलग तरह से पुलिस फोर्स की वहाँ पर तैनाती की गई है ताकि जो घेराव के लोग आएंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान बड़ी संख्या में जो राजनीतिक दल है वो घेराव के लिए पहुँचते हैं। 13 तारीख को ही कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया था। उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सरकार ने बजट को लेकर पूरी तरह से अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों से जो प्रस्ताव हैं वो वित्त विभाग को पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना जो एजेंडा है वो तैयार कर लिया, क्योंकि आगामी 23 और 24 वर्ष के लिए ये वित्त बजट रखा जाना है। 13 तारीख को बजट सत्र की शुरुआत होगी राजेंद्र, और पहला जो दिन होगा वो गैरसैंण में जो राज्यपाल हैं उनका अभिभाषण होगा। 14 तारीख को उस पर चर्चा की जाएगी और 15 तारीख को जो 4 बजे के करीब बजट ऑन टेबल होगा। लगभग 80,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए तमाम चीज़ें इसमें रखी जानी है। ये भी जानकारी मिली है कि सरकार रोजगार परक और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ कैसे उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको लिए इसमें तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों का समावेश बजट के किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री और अलग अलग तरह से सभी जिला अधिकारियों ने आम जनता से राय ली है और आम जनता की राय को, बुद्धिजीवी की राय को बजट में शामिल किया गया है। और 14 तारीख को जब अभिभाषण पर चर्चा हो जाएगी, उसके बाद 15 तारीख को बजट ऑन टेबल होगा, तो तब ये जानकारी मिलेगी कि सरकार ने किस तरह से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, चाहे आम जनता है, उसको किस तरह से राहत महंगाई से दी है, किस तरह से रोजगार के लिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि बेरोजगार युवा लगातार आंदोलनरत हैं। महिला सशक्तिकरण दिशा में सरकार ने क्या कुछ बड़े किए हैं, किस तरह से अन्य चीज़ों में महंगाई बढ़ाई जा सकती है, तो तमाम चीज़ों का इंतजार करना होगा। 15 तारीख को बजट ऑन टेबल होगा, तब देखना होगा कि किस तरह सरकार आगे का प्लान तैयार कर रही है। का प्रावधान किया गया है, क्या खास है इस बजट में, ये 15 तारीख को जब बजट टेबल होगा तो उसमें सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गैरसैंण में बजट सत्र हो रहा है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सरकार को गैरसैंण पर फोकस रखना चाहिए। बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है और किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपने खुद सरकार से कहा है कि विशेष फोकस करने की ज़रूरत है गैरसैंण में, इसलिए कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और गैरसैंण ही नहीं बल्कि मैंने गैरसैंण ही नहीं बल्कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र की घोषणा की है और उसके अनुरूप उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। उधर देहरादून के पलटन बाजार में राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आग लगने की खबर है। आग की सूचना पर अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग की वजह से कई दुकानें जलकर खाक हो गई, जबकि दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। ये देखिए आप
देहरादून की तस्वीर। आग की वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। और आगजनी की घटना पौड़ी में भी हुई है। देर रात पौड़ी बस स्टैंड के पास स्थित 2 दुकानों में आग लगने की खबर है। लोगों के जानकारी देने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। उत्तराखंड से आगजनी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पौड़ी में दुकानों में आग लगी हुई है और दूसरी तरफ पौड़ी में आग लगने से 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। पौड़ी और देहरादून। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में मलेशिया की 16 सदस्यों की एक टीम पहुंची है और इस दौरान टीम ने फॉरेस्ट डिवीजन के कई इलाकों का निरीक्षण किया। रामनगर में बड़ी संख्या में बाघ है। बाघों के संरक्षण को लेकर कॉर्बेट के काम को दुनिया भर में सराहा जाता रहा है। मलेशिया की 16 सदस्यों की टीम रामनगर पहुंचकर यहां होने वाले कंजर्वेशन के कामों को देखेगी। आप देखिए, की तरफ से 16 ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर आए हैं और ये सभी के सब हेड ऑफ फॉरेस्ट्री, हेड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैं, जो कि यहाँ पर कैट सेक्रेटेड जितने भी डिवीज़न हैं उनको विज़िट कर रहे हैं एंड रामनगर इज़ वन ऑफ देम। तो अभी हमने एक सफारी स्टार्ट करी है जिसमें कि इन्होंने नर्सरी विज़िट किया है, अभी ग्रासलैंड विज़िट करेंगे। और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार उत्तरकाशी के हर्षिल अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर बात की। ये क्षेत्र सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। केंद्र सरकार भी सीमांत गांव के विकास के लिए योजना चला रही है। इन क्षेत्रों में मूलभूत जरूरत की चीजों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। हर्षिल में सीमांत इलाकों में लोगों की समस्याओं पर उन्होंने बातचीत की। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मार्च महीने की शुरुआत होते ही उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से करवट बदल ली है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ जिले के ऊंचाई वाले इलाके उपला, टकनोर समेत कई जगहों पर बर्फ भी गिरी है। बर्फबारी के बाद पारा फिर से गिर गया है और इस वजह से ठंड बढ़ चुकी है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, बर्फबारी के दृश्य। और इस बर्फबारी की वजह से, बदले मौसम की वजह से तापमान गिरा है, ठंड बढ़ी है। इधर काशीपुर के खड़गपुर देवीपुरा में होली में डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। वारदात से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया और बताया यह जा रहा है कि कुछ युवक डीजे पर डांस कर रहे थे और इसी दौरान उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप यह है कि एक पक्ष के 5 युवकों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसमें एक युवक के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत की खबर है। पे एक विवाद हुआ जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 जने व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। इधर रुड़की में किसानों ने सिंचाई ट्यूबवेल्स की बिजली फ्री करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यूपी सरकार की तर्ज पर धामी सरकार को भी राज्य के किसानों के लिए नलकूपों की बिजली को फ्री कर देना चाहिए। किसानों का कहना है कि इस बार राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है, लेकिन सरकार खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप की बिजली फ्री कर सकती है। किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 10 दिन पहले नलकूपों की जो बिजली थी सिंचाई के लिए वो फ्री कर दी। तो हमारी मांग है कि उत्तराखंड सरकार भी नलकूपों की जो बिजली वो फ्री करे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये गन्ने का भाव देते हैं उत्तराखंड में, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री की नलकूपों की, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि किसानों की नलकूपों की बिजली फ्री की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।